नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल में। देखिए, आप सभी लोग जान रहे हैं कि आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम फिर से लगा हुआ है, यानी री एग्ज़ाम होने वाला है। एक एग्ज़ाम तो रद्द हो गया लीक होने की वजह से। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम में कहीं न कहीं देखिए जीएस आएगा और जीएस में विज्ञान आएगा और विज्ञान में जीव विज्ञान ज़रूर आएगा, जो कि तैयारी करने वाले लोगों को बहुत ही कठिन लगता है। यकीन मानिए, अगर मैं पढ़ा दूँगा ना, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा जीव विज्ञान। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ लोग देखिए बड़े ही अजीबो-गरीब लोग होते हैं। अजीबो-गरीब लोग होने का मतलब ये है ना कि वो फालतू का पैसा देंगे ऑनलाइन कोचिंग में या ऑफलाइन कोचिंग में, लेकिन फ्री की कहीं अच्छी वीडियो मिले ना तो उसको देखना पसंद नहीं करते हैं। एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप इधर-उधर पैसा तो खर्च कर ही देते हैं, लेकिन एक बार देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लग रहा है आपको, ठीक है? किस तरीके का वीडियो कैसा समझाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मैंने लिख रखा है कोशिका विज्ञान अर्थात साइटोलॉजी। तो हम लोग कोशिका विज्ञान को पढ़ेंगे, साइटोलॉजी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोशिका विज्ञान में हम जिस चीज़ का अध्ययन करते हैं वो होती है कोशिका। क्या होती है बताइए? कोशिका। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कोशिका विज्ञान में अगर हम कोशिका का अध्ययन करते हैं तो आखिर कोशिका कहा किसको जाता है, ठीक है? ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कोशिका कहा किसको जाता है। तो चलिए मैं आपको कुछ चीज़ों को बता देता हूँ, समझ लीजिए, फिर मैं आगे बहुत ही अच्छे से समझाऊँगा। देखिए, जिस तरीके से आप देखते हैं कि एक मकान होता है वो कैसे बना होता है। तो मकान को बनाने में सबसे पहले क्या यूज़ किया जाता है बताइए? ईंट। और ईंट से फिर हम क्या बनाते हैं बताइए? ईंट से हम बना देते हैं दीवार, ठीक है? ईंट से बना देते हैं दीवार। और दीवार के बाद आप देखते होंगे कि क्या बनता है बताइए? कमरा बनता है। फिर कमरे के बाद वो आगे चल कर के क्या बन जाता है बताइए? मकान। यानी जो मकान है ना दोस्तों, वो किससे बना है? ईंट से बना है। मतलब हम मकान की कल्पना बिना ईंट के नहीं कर सकते हैं। मतलब ईंट रहेगा तभी हम मकान बना पाएंगे। तो ठीक ऐसे ही मेरे दोस्तों, देखिए हमारा जो शरीर है ना वो कैसे बना है। तो सबसे पहले कोशिका रही होगी, ठीक है? क्या रहा होगा बताइए? कोशिका। कोशिका रही होगी। अब जब कोशिका मिली होगी तो ऊतक बना होगा। क्या बना होगा बताइए? ऊतक। और ऊतक जब मिले होंगे ना, जब ऊतक मिले होंगे तो बना होगा अंग। क्या बना होगा बताइए? अंग, ठीक है? या अंग तंत्र भी कह लीजिए। और जब सारे अंग तंत्र मिले होंगे तो क्या बना होगा? शरीर बना होगा। तो आपने क्या देखा इससे, या आपने क्या सीखा? आपको ये समझ में आना चाहिए कि जिस तरीके से मकान बना है ईंट का, ठीक है? मकान एक एक ईंट से मिलकर के बना हुआ है। ऐसे ही जो आपका शरीर है ना, जो आपका शरीर है, ठीक है, ये शरीर किसका बना है बताइए? कोशिका का बना है। तो दोस्तों देखिए, कितनी अचरज की बात है कि आपका जो शरीर है कोशिका का बना हुआ है। तो इसी कोशिका का हम लोग अध्ययन करते हैं इस साइटोलॉजी में, ठीक है? अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग कुछ और बातचीत करते हैं कोशिका के ऊपर। अब देखिए, कोशिका जो होती है ना, इसको मानव शरीर की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताइए? क्रियात्मक इकाई, ठीक है? क्रियात्मक के साथ साथ इसको हम संरचनात्मक इकाई भी बोलते हैं, ठीक? संरचनात्मक इकाई भी बोलते हैं। अब आपको समझना है कि आखिर क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्यों बोलते हैं। देखिए, क्रियात्मक का मतलब हो गया कार्य करना, यानी कोशिका जब कार्य करती है तभी हम कार्य करते हैं। आपने देखा ही कि आपका शरीर किस चीज़ का बना है? कोशिका का बना है। अर्थात कहीं ना कहीं आपका शरीर काम कर रहा है तो कोशिका काम कर रही है। जैसे मैं इस हाथ से आपको अगर पढ़ा रहा हूँ लिख के, तो ये मेरा हाथ काम कर रहा है। तो हाथ क्या बताइए? एक प्रकार का अंग है। और ये अंग बना किससे है? देखिए, ये अंग बना हुआ है ऊतक से। देखिए ना, ये अंग किससे बना है? ऊतक से बना है। फिर ऊतक किसका बना है बताइए? कोशिका का। यानी कहीं ना कहीं अगर हमारा ये हाथ काम कर रहा है तो ये हाथ ऊतक से भी, मतलब ये हाथ काम कर रहा है तो ये हाथ एक प्रकार का अंग है। और ये हाथ अगर एक प्रकार का अंग है तो ये ऊतक से बना है। और ऊतक किसका बना है? कोशिका का बना है। यानी कहीं ना कहीं कोशिका कार्य कर रही है तभी हमारा शरीर काम कर रहा है, हमारा हाथ काम कर रहा है, हमारा अंग काम कर रहा है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कोशिका को बताइए? क्रियात्मक। क्या बोल रहे हैं बताइए? क्रियात्मक। तो इसलिए दोस्तों, कोशिका को क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है और कोशिका को देखिए संरचनात्मक इकाई भी कहा जाता है। अब संरचनात्मक इकाई का मतलब क्या? संरचनात्मक का मतलब संरचना होना। मतलब कोशिका से मिल करके ही हमारे अंगों की, हमारे शरीर की क्या हुई है बताइए? संरचना हुई है। आपने देखा ही है कि कोशिका से ऊतक बने हैं, फिर ऊतक से अंग बने हैं, फिर क्या बना है बताइए? शरीर। यानी कोशिका से ही हमारे शरीर की संरचना हुई है, इसीलिए कोशिका को हम संरचनात्मक इकाई कहते हैं, ठीक है? अब आइए मैं आपको वो सब बताता हूँ कि कोशिका किसने कहा, ठीक है? कोशिका सिद्धांत किसने दिया, ये सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने आपके मन के अंदर का डाउट क्लियर कर दिया कि कोशिका होती क्या है। चलिए, तो मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है? मिटाता हूँ, फिर आपको आगे की चीज़ समझाता हूँ। चलिए देखिए, थोड़ा सा क्या है ना कि लिखने में थोड़ा सा असहज महसूस कर रहा हूँ। 1-2 दिन आपको लिख के बताऊँगा, पढ़ाऊँगा तो हमारा हाथ बैठ जाएगा, ठीक है? उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, आपको याद रखना है कि सन 1665 में, कब दोस्त बताइए? 1665 में। 1665 में, ठीक है, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, जिस संरचना को देखा था और देखने के बाद उन्होंने उसके बारे में कुछ कहा था तो उसका नाम उन्होंने कोशिका रखा था। तो मैं लिख देता हूँ कि रॉबर्ट हुक जो हैं, ठीक है, रॉबर्ट
रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले कोशिका को देखा था या कोशिका की खोज की थी, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि दो वैज्ञानिक हैं, एक का नाम है स्लाइडेन, ठीक है, स्लाइडेन, और एक वैज्ञानिक और है जिसका नाम है स्वान, ठीक है, स्वान। इन दोनों ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, यानी एक सिद्धांत इन्होंने दिया था। उस सिद्धांत को हम सेल थ्योरी अर्थात कोशिकावाद कहते हैं या कोशावाद कहते हैं या कोशिका का सिद्धांत कहते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो दो वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है क्या, स्लाइडेन और स्वान, ठीक है। इन्होंने कोशावाद सिद्धांत को दिया है, यानी कोशिका के बारे में बताया है कि कोशिका कैसे काम करती है, ठीक है, कोशिका किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। तो कोशिका की व्याख्या करने में यही लोग सफल होते हैं। कौन कौन, एक तो स्लाइडेन और एक कौन बताइए, स्वान, ठीक है, स्लाइडेन और स्वान। इन्होंने सेल थ्योरी दिया था। और खोजा किसने था, तो खोजा था देखिए रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने खोजा था, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब आइए हम लोग बात करते हैं कोशिका के ऊपर, ठीक है, कोशिका के ऊपर अर्थात कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो चलिए अब ध्यान से देखते हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो आइए, अब आपको याद रखना है कि जो कोशिका होती है दोस्त, ठीक है, वो कोशिका दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की बताइए, दो प्रकार की। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कोशिका जो होती है वो मात्र दो प्रकार की होती है, ठीक। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि पहले जो होती है, पहले प्रकार की जो कोशिका होती है उस कोशिका को कहा जाता है प्रोकैरियोटिक। क्या बोलेंगे बताइए, प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक। और एक दूसरी कोशिका होती है जिसका नाम होता है यूकैरियोटिक। क्या नाम होगा बताइए, यूकैरियोटिक। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है और यूकैरियोटिक का मतलब क्या है, आप कभी भी भूलेंगे नहीं, इस चीज़ को समझा दूंगा। तो चलिए अब ध्यान से देखिए, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ। देखिए दोस्त, कोशिका दो प्रकार की है, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। अब आपको मैं यहाँ पर लिख के समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं प्रोकैरियोटिक को समझाऊँ ना, तो इसमें दो शब्द हैं। देखिए, एक तो है प्रो, एक है प्रो, और एक क्या है देखिए, कैरियोटिक, ठीक है, एक है कैरियोटिक, एक है कैरियोटिक। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। देखिए, अब आपको समझना है कि जो प्रो है ना, इस प्रो का मतलब दोस्त होता है प्राचीन। क्या होता है बताइए, प्राचीन। प्रो का मतलब हो गया प्राचीन। और कैरियोटिक का मतलब होता है मेरे दोस्त केंद्रक। क्या होगा बोलिए, केंद्रक, है ना, केंद्रक होगा। यानी ऐसी कोशिका जिसका केंद्रक प्राचीन हो, ठीक है, केंद्रक प्राचीन हो, केंद्रक पूरी तरीके से सुविकसित अवस्था में ना हो, ठीक है, उस कोशिका के अंदर सभी कोशिकांग न पाए जाते हों। जैसे आपके बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर सभी अंग हैं ना, हाथ हैं, पैर हैं, ठीक है, आपका नाक है, कान है, मुंह है, ऐसे ही अगर आपके अंदर सारे अंग हैं तो आपका शरीर पूरी तरीके से सुविकसित है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती है जिसका केंद्रक प्राचीन होता है, मतलब केंद्रक बहुत ही पुराना होता है, सुविकसित नहीं होता है, आधुनिक समय का नहीं होता है। उसके अंदर जो उसके और अंग होते हैं जैसे लाइसोसोम, गाल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसी कोशिका को हम क्या बोलते हैं बताइए, प्रोकैरियोटिक। यानी उसका केंद्रक ही क्या है बताइए, बहुत ही पुराना है। मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा केंद्रक के बारे में कि केंद्रक को कोशिका का निर्देशक कहा जाता है। यानी कोशिका कब क्या करेगी, कब क्या नहीं करेगी, वो केंद्रक ही उसको बताता है। जब मैं केंद्रक आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बताऊंगा। तो आपने देखा ना कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, प्रोकैरियोटिक का मतलब प्राचीन केंद्रक वाली कोशिका, मतलब जिसमें सभी सुविकसित कोशिकांगों का अभाव हो, उसके सारे कोशिकांग न मिले। कोशिकांग का मतलब होता है कोशिका का अंग, यानी कोशिका के सारे अंग ना हो, जैसे लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय, तारकाय, ठीक है, ये सब आपको उसमें देखने को ना मिले, तो उसी को हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है। अब आइए समझ लेते हैं कि यूकैरियोटिक किसे हम बोलेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो यूकैरियोटिक होती है ना, इसका मतलब क्या है। देखिए, मैं इस चीज़ को यहाँ पे आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूकैरियोटिक, ठीक, कैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है। तो यू का मतलब हो गया आधुनिक, ठीक है। यू का मतलब क्या होगा बताइए, तो यू का मतलब तो होगा आधुनिक। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यू का मतलब हो गया आधुनिक, और कैरियोटिक का मतलब फिर से क्या हो जाएगा, देखिए, कैरियोटिक का मतलब मेरे दोस्त फिर से हो जाएगा केंद्रक। यानी ये ऐसी कोशिका होती है दोस्त जिसका केंद्रक आधुनिक होता है। जिसका केंद्रक क्या होता है, आधुनिक होता है, मतलब केंद्रक बहुत ही विकसित होता है। उस केंद्रक के अंदर जो भी मतलब उस कोशिका के अंदर जो भी अंग होते हैं वो सारे के सारे अंग सुविकसित अवस्था में होते हैं। उसमें देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय, ठीक है, उसमें केंद्रक, उसमें केंद्रिका, ठीक है, राइबोसोम, वो सारा का सारा कुछ पाया जाता है। इसीलिए हम उस कोशिका को क्या बोलते हैं बताइए, यूकैरियोटिक बोलते हैं। तो ये चीज़ उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं और यूकैरियोटिक किसे कहते हैं। अब आइए जरा देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण कौन कौन सी कोशिका होती है और यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण कौन कौन सी कोशिका होती है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना मेरे दोस्त, इस कोशिका के अंदर
आप देखेंगे हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है हिस्टोन। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है। तो ये हिस्टोन नामक जो प्रोटीन होती है ना, उसका अभाव होता है। ठीक, हिस्टोन प्रोटीन का क्या होगा बताइए? अभाव। अभाव का मतलब क्या होगा? कमी। यानी हिस्टोन नामक प्रोटीन इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर नहीं पाई जाएगी। जबकि ठीक इसके विपरीत क्या होता है कि हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है बताइए? तो हिस्टोन नामक जो प्रोटीन है ना, वो पाई जाएगी कहाँ पर? यूकैरियोटिक कोशिका में। तो आपको ये भी याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, अब आपको बता देता हूँ कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S प्रकार का होता है। 70S प्रकार का होता है। 70S प्रकार का मतलब क्या है? देखिए, तो हम बात कर रहे थे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 70S का मतलब क्या है जी। तो ये देखिए कि इसमें जो है राइबोसोम जो पाया जाएगा वो 70S प्रकार का पाया जाएगा। अब यस का मतलब होता है सेडबर्ग यूनिट। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना राइबोसोम तब बताऊंगा वहाँ पे। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि यस का मतलब होता है सेडबर्ग यूनिट। तो 70S प्रकार का इसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है। और एक चीज़ आपको और याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण कौन कौन सी कोशिका होती है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आपको याद रखना है कि जो जीवाणु की कोशिका होती है, किसकी? जीवाणु की, है ना। जीवाणु को तो आप जानते ही होंगे कि जीवाणु को कहा जाता है इंग्लिश में बैक्टीरिया। तो जो जीवाणु की कोशिका होती है, जो वायरस यानी जो विषाणु की कोशिका होती है, ठीक है, जो विषाणु की कोशिका होती है, ये सब जो है उदाहरण है। किसके उदाहरण है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के। ठीक है, एक बैक्टीरियोफेज होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैक्टीरियोफेज। तो आप इसको ऐसे समझिएगा कि बैक्टीरियोफेज है। ये गंगा नदी के पानी में पाया जाता है, इसी वजह से गंगा नदी के पानी में कीड़े नहीं पड़ते हैं। ठीक है, तो जो जीवाणु की कोशिका है, ठीक है, या जो विषाणु की कोशिका है, या जो बैक्टीरियोफेज की कोशिका है, ये सभी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक प्रकार की होती हैं। किस प्रकार की? प्रोकैरियोटिक। लेकिन मैं यहीं पर आपको लिख के दिखाता हूँ कि आपको याद रखना है कि अगर हम नीले और हरे शैवाल को छोड़ दें, यानी नील हरे शैवाल को अगर हम छोड़ दें, तो उसके अतिरिक्त जो भी कोशिकाएं हमको मिलेंगी, जैसे जंतु की कोशिका मिली, है ना, किसकी कोशिका बताइए? जंतु की कोशिका मिली, अथवा वनस्पति की कोशिका मिली, तो ये दोनों की दोनों जो कोशिकाएं होती हैं वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण होते हैं। अगर किसको हम छोड़ दें तो बताइए? नील हरित शैवाल को छोड़ दें। तो उम्मीद है दोस्त कि आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब आगे धीरे धीरे चल के हम लोग बात करेंगे कोशिका के सभी अंगों के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, केंद्रक के बारे में, गाल्जिकाय के बारे में, तारककाय के बारे में, ठीक है, लाइसोसोम के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बहुत ही अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। पहले ये वीडियो देखिए और बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ और, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।